हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग महाभारता के चैप्टर 2 के थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ये जो हमारा एपिक पोएम है महाभारता, इसे ओरिजिनली लिखा था महर्षि वेदव्यास ने। इसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में 18 पर्व कहते हैं। और इसका सेकंड चैप्टर जो है इसे कहा जाता है सभा पर्व। और यही जो चैप्टर है आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, तो हम लोग इसी चैप्टर पर फोकस करते हुए इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 2 का जो एक समरी वाला जो वीडियो है वो पहले से ही अपलोडेड है मेरे चैनल में। आप चाहें तो वहाँ पे जाके पहले समरी को समझ ले, फिर आपको अच्छे से थीम्स समझ में आएगा। ऊपर कार्ड्स में उसकी लिंक आ रही होगी, ठीक है। और थीम्स को पढ़ने से पहले हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं इसमें फर्स्ट में एक इंट्रोडक्शन छोटा सा लिखें और लास्ट में कंक्लूजन। इससे आपको हेल्प मिलता है अच्छा स्कोर करने में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमारा इस प्रकार है। द महाभारता, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, contains various complex themes that explore human relationships, ethics and destiny। तो हमारा जो एपिक पोएम है महाभारता, ये हमारे ग्रेट जो एपिक्स है, ग्रेटेस्ट एपिक्स में से एक है एंशिएंट इंडिया के, जिसमें इसमें बहुत सारे वेरियस और कॉम्प्लेक्स थीम्स हैं। और ये जो थीम्स है ये एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन के रिलेशनशिप्स को, मानवीय संबंधों को, उनके एथिक्स को और उनके डेस्टिनी को। और ये जो है सभा पर्व चैप्टर 2, ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। ये तो इंग्लिश में जब इसका ट्रांसलेशन हुआ था तब इसका टाइटल दिया गया था। सेकेंड चैप्टर का टाइटल है ये द बुक ऑफ द असेंबली हॉल, इज द सेकेंड ऑफ 18 बुक्स ऑफ महाभारता। महाभारता में 18 बुक्स हैं और ये वाला जो चैप्टर है हमारा बुक ऑफ द असेंबली हॉल, ये 18 में से सेकेंड नंबर पे आता है। सभा पर्व ट्रेडिशनली हैज़ 10 पार्ट्स एंड 81 चैप्टर्स। तो पहले तो ये है कि हमारा महाभारता जो एपिक है इसमें टोटल 18 चैप्टर्स है, ठीक है, 18 चैप्टर्स हो गए इसमें। और इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है 18 चैप्टर्स में जो सेकेंड चैप्टर है वो है द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। और ये जो बुक ऑफ द असेंबली हॉल है चैप्टर 2, इसमें भी 10 पार्ट्स हैं और इसमें टोटल 81 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 2 describes the events surrounding the Pandavas' rise to power and envy it sparks in their cousin दुर्योधन। तो ये जो चैप्टर 2 है ये डिस्क्राइब करता है उन सारे इवेंट को जो पांडवों का जो राइज है, उनका जो उत्थान हुआ था और उनके पावर में जो वृद्धि हुई थी उसके इर्द गिर्द घूमती है। और इसके अलावा ये चैप्टर 2 ये भी बताती है, उस एनवी को बताती है। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या या फिर जेलसी कह सकते हैं, जो स्पार्क होती है उसके कज़न मीन्स दुर्योधन, युधिष्ठिर के कज़न दुर्योधन में। ये दोनों भाई थे ना, कज़न ब्रदर थे, कज़न थे दोनों। युधिष्ठिर जो थे वो माता कुंती के पुत्र थे, पांचों पांडव माता कुंती के पुत्र थे। और दुर्योधन और उसके सारे भाई माता गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र थे। और पांडव जो थे वो कुंती माता और महाराज पांडु के पुत्र थे, ठीक है। दिस चैप्टर इंक्लूड्स अ ग्रैंड सेरेमनी बाय युधिष्ठिरा। और ये जो चैप्टर 2 है इसमें ग्रैंड सेरेमनी को दिखाया गया है युधिष्ठिर के। जब युधिष्ठिर एक क्या बोलते हैं उसे, एक मायावी महल बना लेता है ना, तो उसके लिए ही वो, जब वो शासक बन रहा होता है उस टाइम पे एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है राजसूय यज्ञ कराने के लिए, जहाँ पे उसने आसपास के सभी साम्राज्यों के राजाओं को इकट्ठा वहाँ पे बुलाया हुआ होता है। कहाँ गया, हाँ। दिस चैप्टर इंक्लूड्स ग्रैंड सेरेमनी बाय युधिष्ठिर, अ पावरफुल किंग। युधिष्ठिर एक पावरफुल किंग थे। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असेंबली हॉल। Duryodhana's jealousy of the Pandavas lead to invite Yudhishthira to a game of dice, setting off a series of events that reveal the darker sides of human nature, including deceit, revenge and injustice। दुर्योधन का जेलेसी क्यों होता है? क्योंकि युधिष्ठिर जो है उसका कज़न, वो एक तरफ उसका पावर में उत्थान हो रहा है, राइज हो रहा है, वो इतना अच्छा मायावी महल बना लिया था उसने। ये सब को देखकर दुर्योधन को जेलेसी होती है।
एक्चुअली दुर्योधन भी वहाँ पे जो सेरेमनी वहाँ पे हो रही थी ना, राजसूय यज्ञ, तो वहाँ पे दुर्योधन और पूरे फुल फैमिली को, हस्तिनापुर के सभी लोगों को वहाँ पे बुलाया गया था। मीन्स राजभवन में जो लोग रहते थे, राज परिवार के लोगों को। तो वहाँ पे दुर्योधन जब जाता है तो युधिष्ठिर के इतने मायावी और भव्य महल को देखकर, उसके शानो शौकत को देखकर उसकी समृद्धि से वो जल जाता है। इसलिए अब वो प्लान करता है कि वो क्या करेगा, युधिष्ठिर को इनवाइट करेगा एक डाइस के गेम में। और ये डाइस के गेम में वो बहुत ही यहाँ पे गड़बड़ी करने वाला है पासों के साथ में। और ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये जो सीरीज हैं इवेंट्स के, ये रिवील करते हैं ह्यूमन के नेचर के डार्क साइड को। ह्यूमन के नेचर के डार्क साइड में क्या हो सकता है कि ह्यूमन का नेचर में जो डिसीट, रिवेंज एंड इनजस्टिस वाली जो भावनाएं होती है उसके अंदर, उन चीज़ों को हाईलाइट करता है। ऑल्दो देयर आर सो मेनी थीम्स इन दिस चैप्टर 2, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। अब हम लोग एक एक करके वन बाय वन सारे थीम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला थीम है हमारा पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति, अधिकार कह सकते हैं। इन द असेंबली हॉल युधिष्ठिरा गेन्स मोर पावर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द ग्रेंड राजसूय यज्ञ। तो असेंबली हॉल में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ परफॉर्म करता है, उसके बाद से उसे और भी ज़्यादा शक्ति मिल जाता है, पावर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है युधिष्ठिर। सेरेमनी वेयर ही इनवाइट्स एंड ऑनर्स मेनी किंग्स। और राजसूय यज्ञ में क्या होता है कि उस सेरेमनी में युधिष्ठिर ने आसपास के कई राजाओं को बुलाया होता है, उनका ऑनर करता है। और राजसूय यज्ञ में जो शासक उस यज्ञ को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, एक हॉर्स को छोड़ देता है आसपास के सभी राज्यों में घूमने के लिए। और जहाँ जहाँ तक वो जो घोड़ा होता है वो अपने कदम को रखता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो सारे किंगडम जिस जगह पे उस घोड़े ने अपना कदम रखा होता है, तो वो सारा किंगडम अब हो जाएगा उस शासक का जिसने राजसूय यज्ञ को परफॉर्म कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि किसी साम्राज्य में वो घोड़ा गया, तो उस साम्राज्य का जो किंग है वो अगर नहीं चाहता है अपने साम्राज्य को किसी दूसरे राजा को सौंपना, या फिर उसके अधिकार में वो नहीं देना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में अब दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, एक युद्ध होती थी। और इस युद्ध में जो भी जीतता था वो किंगडम उसका हो जाता था, ठीक है। दिस मेक्स हिम एन एम्परर एंड ग्रेटली इंक्रीजेस हिज अथॉरिटी। और राजसूय यज्ञ को परफॉर्म करने के बाद वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से एक एम्परर बन जाएगा, और उसके अथॉरिटी में, उसके अधिकार में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और भी सभी राजा जो लोग हैं वो उसका सम्मान करने लगेंगे इस यज्ञ के बाद। The assembly hall itself, built by the famous Demon architect Maya, is a symbol of his power and wealth. और ये जो असेंबली हॉल है इसे किसने बनाया था, तो एक असुर था डिमोन, जिसने मायावी महल को बनाया, तो उसे हम लोग यहाँ पे आर्किटेक्ट कह दे रहे हैं। मायासुर नाम का एक राक्षस था जो खांडव प्रस्थ में रहता था तक्षक नाग के साथ, ठीक है। तो जब खांडव प्रस्थ युधिष्ठिर को दिया गया वहाँ पे शासन करने के लिए, तो उस टाइम पे तो वहाँ पे पूरा जंगल था, बहुत ही बड़ा और घना जंगल था, वहाँ पे कोई भी आबादी नहीं थी। तो वहाँ पे जब युधिष्ठिर पूरे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ मीन्स, और पांचों भाई जब वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे तक्षक नाग काफ़ी तबाही मचा रहा होता है, वहाँ पे कोई भी जाना नहीं पसंद करता है। फिर भी युधिष्ठिर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया था, युधिष्ठिर के भरोसे वहाँ पे कुछ लोग आए थे उनके साथ वहाँ पे साम्राज्य को वहाँ पे बसाने के लिए। तो उस टाइम पे तक्षक नाग के साथ निपट कर ये लोग क्या करते हैं, मायासुर के हेल्प से वहाँ पे एक भव्य महल बनाते हैं, मायावी महल बनाते हैं। और इस माया में एक बार युधिष्ठिर फंस जाता है, वो अभी आगे आएगा। उसके बाद से वो जो उसका जलन का चिंगारी होता है उसमें और भी ज़्यादा आग भड़क जाता है, आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। ये सब आगे अभी आएगा। और फिलहाल ये जो मायासुर ने उस राजभवन को, साम्राज्य को बनाया था, तो ये दिखाता है युधिष्ठिर के पावर को, उसके वेल्थ को। However, Yudhishthira's power worries his cousin Duryodhana, who feels his own status is threatened. अब एक तरफ क्या है कि युधिष्ठिर के पावर में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, लेकिन इसके पावर में वृद्धि से उसका जो कज़न है दुर्योधन,
वो थोड़ी चिंता में पड़ जाता है। उसे लगता क्या है, सच्ची में दुर्योधन से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था अब युधिष्ठिर, और उसका साम्राज्य में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि था एज कम्पेयर टू दुर्योधन। दुर्योधनास बिकम एंग्री एंड जेलिस, अब वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है, फ्यूरियस एंड जेलिस रहता है, बिलीविंग दैट द पांडवास पावर ओवर शेडोज हिज ओन। अब दुर्योधन को लगता है कि वो जो पांडवों का जो उसका पावर जो है वो अब हावी हो रहा है दुर्योधन के पावर पर। This jealousy pushes him to create a plan to weaken Yudhishthira by inviting him to a rigged game of dice. अब ये जो jealousy है दुर्योधन का, ये उसे पुश करता है एक प्लान क्रिएट करने के लिए। ये प्लान किस लिए था? तो युधिष्ठिर के शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए, युधिष्ठिर को कमज़ोर करने के लिए एक रिज्ड गेम ऑफ डाइस उसने ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया। रिज्ड का मतलब होता है धांधली, तो गेम में कुछ धांधली होने वाला था उन डाइस के साथ, पाशों के साथ। दिस थीम शोज हाउ पावर कैन क्रिएट राइवलरी, और ये जो थीम है कि ये दिखाता है कि किस तरीके से पावर जो है वो राइवलरी भी क्रिएट कर सकता है। दुर्योधनास रिएक्शन ऑल्सो शोज द नेगेटिव साइड ऑफ पावर। यहाँ पे दुर्योधन का जो रिएक्शन है ये नेगेटिव साइड भी दिखाता है पावर का, क्योंकि वो पावर जो युधिष्ठिर का बढ़ रहा था उसे देखकर दुर्योधन अब जेलस है और अब वो नेगेटिव कुछ करने का प्लान कर रहा है। वेयर वन पर्सन सक्सेस कैन लीड टू अनदर जेलसी एंड एंगर, तो जिस पर्सन का सक्सेस है तो उस सक्सेस से वो पर्सन तो खुश है, लेकिन उसका जो अगेंस्ट में, उस पर्सन के जो अगेंस्ट में रहते हैं उसके लिए जिसका सक्सेस हुआ है उसका पावर में वृद्धि, मतलब उसके अगेंस्ट रहने वालों के लिए एक कह सकते हैं राइवलरी में आग में घी डालने वाला काम हो गया। फिर हमारा दूसरा थीम है प्राइड एंड एनवी। प्राइड मीन्स गर्व और एनवी मीन्स होता है ईर्ष्या, जेलेसी। द असेंबली हॉल इज ग्रैंड एंड फुल ऑफ रिचेस, तो वो जो असेंबली हॉल था युधिष्ठिर का वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और समृद्ध था वो। विच दुर्योधना सीज वैन ही विजिट्स, तो दुर्योधन जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे विजिट करता है तो देखता है उस ग्रैंड सेरेमनी में उसके असेंबली हॉल को, उसके ग्रैंड असेंबली हॉल की समृद्धि को देखता है, जेलस भी होता है वो देख करके। एज he walks around, he grows increasingly jealous comparing युधिष्ठिरा's wealth with his own, और जैसे जैसे वो वॉक करता है वहाँ पे उस मायावी महल में, वैसे वैसे उसमें और भी ज़्यादा जेलसी पनपने लगता है और वो कंपेयर करता है युधिष्ठिर के वेल्थ को खुद के वेल्थ से, और पाता है कि युधिष्ठिर का वेल्थ है वो कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दुर्योधना's wealth. Duryodhana becomes very upset and humiliated when he accidentally mistakes a polished floor for a water and falls, causing everyone to laugh at him. तो अब यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो जाता है दुर्योधन के साथ में। अब ये ट्रेजेडी क्या थी कि दुर्योधन जो है वो वैसे तो अपसेट बहुत ही था, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और वो वॉक कर रहा था। दुर्योधन बहुत ही अपसेट था, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था और वो वॉक किए जा रहा था उस फ्लोर पे, और जाते जाते वो एक तालाब के पास पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि वो जो महल था वो मायावी महल था, तो दुर्योधन को लगता है कि वो तालाब उसे समझ में नहीं आता है, उसे उस माया को दुर्योधन समझ नहीं पाता है और तालाब में कदम रख देता है, और दुर्योधन को लगता है कि वो फ्लोर है ना कि तालाब, और वो उस तालाब में गिर पड़ता है। तो वहाँ फिर आसपास में जो भी दासियाँ थी, जो भी लोग थे इंक्लूडिंग द्रौपदी भी हंस पड़ती है दुर्योधन पे, और फिर दुर्योधन को और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता है। हिज एम्बेरसमेंट फ्यूल्स हिज एनवी एंड प्राइड। अब ये जो एम्बेरसमेंट हुआ है दुर्योधन का, ये आग में घी डालने वाला काम कर दिया उसकी जेलेसी में। वो और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा है दुर्योधन से, उसके पूरे परिवार से, सबसे ज़्यादा द्रौपदी से। दुर्योधना becomes determined to prove himself as युधिष्ठिरा's equal or even superior. अब दुर्योधन डिटरमाइन कर लेता है कि वो खुद को प्रूव करेगा कि वो युधिष्ठिर के इक्वल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा सुपीरियर है। This need to protect his pride leads him to plan revenge, और उसकी ये जो ज़रूरत है खुद को युधिष्ठिर से सुपीरियर प्रूव करने की, ये
लीड करती है उसे प्लान करने के लिए, एक रिवेंज के लिए एक घिनौना प्लान बनाएगा। अब वो डाइस के साथ थोड़ा चीटिंग करेगा उस डाइस के गेम में। दिस थीम हाईलाइट्स द डेंजर्स ऑफ प्राइड एंड एनवी। ये जो थीम है ये हाईलाइट करता है कि ईर्ष्या कितना खतरनाक हो सकता है। शोइंग हाउ दे कैन ड्राइव पीपल टू हार्म अदर्स आउट ऑफ रिजेंटमेंट एंड इनसिक्योरिटी। और साथ में ये थीम जो है ये भी दिखाती है कि किस तरीके से ये पीपल को हार्म कर सकती है खुद उसके क्रोध से और उसके इनसिक्योरिटी के फीलिंग से। फिर हमारा अगला थीम है डिसेप्शन एंड मोरालिटी। दुर्योधना इनवाइट्स युधिष्ठिरा टू अ गेम ऑफ डाइस विद अ प्लान टू चीट। अब दुर्योधन इनवाइट कर देता है युधिष्ठिर को उस डाइस के गेम में, और उसने प्लान कर रखा होता है कि वो उस गेम में चीट करने वाला है शकुनी मामा के साथ मिलकर के। Duryodhana's uncle Shakuni is an expert dice player who uses loaded dice, meaning they fall in his favor. तो यहाँ पे शकुनी जो है दुर्योधन के मामा, उनके अंकल, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपर्ट है इस डाइस के प्ले में, और उसका जो पासा था ना वो हमेशा उसी के फेवर में गिरता था। रीज़न क्या था कि वो जो पासे थे वो बने हुए थे शकुनी के फादर के हड्डियों से, तो इसलिए उसके पास से उसके बातों को सुनता था, उसी के फेवर में वो वर्क करता था। युधिष्ठिरा नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड फॉलोइंग ऑफ धर्मा accepts the invitation out of respect for family and custom even though he suspects it may be a trap. तो अब युधिष्ठिर के पास जब वो इनविटेशन आता है, युधिष्ठिर जिसे ऑनेस्टी और उसके धर्म को जिस तरह से वो धर्म का पालन करता है इसके लिए उससे जाना जाता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, हमेशा ऑनेस्ट रहता है। तो युधिष्ठिर के पास जब वो इनविटेशन आता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इवन दो उसे पता होता है कि वहाँ पे दाल में कुछ काला हो सकता है क्योंकि दुर्योधन ने इनविटेशन भेजा है इसलिए। तो वो इनविटेशन को एक्सेप्ट भी इसलिए करता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है अपनी फैमिली की, वो कुरु वंश का रिस्पेक्ट करता है, और स्पेशली भीष्म पितामह का। दिस थीम ब्रिंग्स अप द आइडिया ऑफ मॉरल चॉइसेस। और ये थीम अब मॉरल चॉइस के आइडिया को यहाँ पे लाता है। युधिष्ठिरा वैल्यूज ट्रूथ एंड फेयरनेस। युधिष्ठिर ट्रूथ और सच्चाई का वो एक तरीके से कह सकते हैं उसकी इज्जत करता है, उसका रक्षक है। बट दुर्योधना's deceit shows a lack of moral integrity। लेकिन दुर्योधन का जो छल है, उसका जो धोखा है, वो शो करता है कि उसमें लेक है मॉरल इंटीग्रिटी का, नैतिक अखंडता का। This clash between Yudhishthira's honesty and Duryodhana's cheating shows a world where good is often tasted by evil। और इन दोनों के बीच अब ये जो क्लेश है, ये जो झगड़ा है, ये दिखाता है कि किस तरीके से जो गुड है उसे कई बार इविल उसका टेस्ट लेता है। फिर हमारा फोर्थ थीम है द फ्रेजिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। फ्रेजिलिटी का मतलब हम लोग कह सकते हैं कमजोरी। द चैप्टर ऑल्सो रिवील्स हाउ इजिली फैमिली बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन। ये चैप्टर ये भी दिखाता है, रिवील करता है कि किस तरीके से फैमिली बॉन्ड जो है वो इजिली ब्रेक भी हो सकता है। Although the Pandavas and Kauravas are cousins, Duryodhana's envy weakens the relationship। वैसे तो पांडव और कौरव ये कजन थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन के जलन के कारण, उसके ईर्ष्या के कारण उसका रिलेशनशिप क्या होता है, उन लोगों का कमजोर हो जाता है। Duryodhana's hatred is so strong that he doesn't mind hurting his ओन फैमिली टू गेन पावर। और दुर्योधन का नफरत इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो ये भी केयर नहीं करता कि उसका इस ईर्ष्या से उसके फैमिली को कितना हर्ट हो रहा है, या फिर उसका वो जो जिस तरीके से लालसा रखता है पावर को गेन करने के लिए, इस सब चीज़ों से उसके फैमिली को कितना दुख झेलना पड़ रहा है। This theme shows that family ties are not always strong enough to overcome negative emotions like jealousy and hatred। तो जहाँ पे jealousy होगा, जहाँ पे hatred होगा, जहाँ पे jealousy होगा, वहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं टिकने वाला है। Duryodhana's lack of loyalty to his family shows how easily relationship can be ruined by selfish ambition।
दुर्योधन में लेख था उसके फैमिली के लिए लॉयल्टी को लेकर के, कम वफादार था दुर्योधन अपने फैमिली के लिए। और ये दिखाता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स, किसी का सेल्फ एम्बिशन कितने भी अच्छा रिलेशनशिप हो उसे वो तबाह कर सकता है। फिर अगला थीम है फेट एंड फ्री विल। The Mahabharata often explores the idea of destiny, and in this chapter, Yudhishthira's choice to participate in the dice game reflects his acceptance of fate. महाभारत में कई बार यहाँ पे एक्सप्लोर होते हुए देख सकते हैं हम लोग डेस्टिनी के थीम को। इस चैप्टर में जो चैप्टर 2 है इसमें युधिष्ठिर जो चॉइस कर लेता है कि वो चूज करता है कि वो उस पार्टिसिपेट करेगा उस डाइस के गेम में, ये रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक्सेप्ट करता है अपने फेट को, कि उसके फेट में क्या लिखा है उसे मंजूर होगा, जो भी उसके किस्मत में लिखा होगा वही होना होगा वहाँ पे। Though he knows the risk, he still feels it is his duty to accept the invitation. वैसे युधिष्ठिर को पता था कि वहाँ पे हस्तिनापुर में जाकर के उस डाइस को गेम को खेलना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था युधिष्ठिर को, फिर भी वो रिस्क लेता है क्योंकि वो उसे एक ड्यूटी समझता है, इसलिए वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। Meanwhile, Duryodhana's actions are driven by his own will. दुर्योधन, इसके विपरीत देखे तो दुर्योधन का जो एक्शन है वो अपने स्वतंत्र इच्छा से अपने एक्शंस को लेता है, अपने कुछ भी कार्य करता है दुर्योधन तो वो उसका खुद का इच्छा से वो करता है, ना कि किसी का मन रखने के लिए या फिर कोई ड्यूटी फॉलो करने के लिए। चूजिंग टू हार्म द पांडवास टू सिक्योर हिज ओन फ्यूचर, और वो चूज करता है कि वो पांडवों को हार्म करेगा क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। युधिष्ठिर एक तरफ जो है वो अपने फैमिली के बारे में सोचता है, पूरे साम्राज्य के बारे में सोचता है, वहीं दूसरी तरफ जो दुर्योधन है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और थोड़ा बहुत लव था उसे अपने भाइयों से और थोड़ा बहुत अपने फादर एंड मदर से, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था उसे। इवन उसका जो मित्र था कर्ण, उसके साथ भी उसका वैसा सिर्फ मित्र, कर्ण को वो मित्र ही इसलिए ही बनाया था क्योंकि कर्ण उसका हेल्प कर सकता था, बाकी उसे कर्ण से भी उतना ज़्यादा कोई लगाव था नहीं। दिस थीम हाईलाइट्स द डिबेट बिटवीन फेट एंड फ्री विल, और ये जो थीम है ये एक डिबेट को हाईलाइट करता है फेट और फ्री विल के बीच। Yudhishthira's decision suggests that some actions are driven by duty and acceptance of destiny. युधिष्ठिर का जो डिसीजन था ये सजेस्ट करता है हमें कि कुछ एक्शंस जो होते हैं वो ड्यूटी के लिए भी लिए जाते हैं एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डेस्टिनी, अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के लिए भी कुछ एक्शंस को किया जाना चाहिए। वाइल दुर्योधना's choices reflect human ambition and the belief that we can shape our own fate. तो वहीं दूसरी तरफ जो दुर्योधन है उसका चॉइस करना, वो किसी भी काम को करने को अगर चूज करता है तो वो सिर्फ अपने लाभ और हानि को देख करके जो रिफ्लेक्ट करता है उस ह्यूमन एम्बिशन को एंड द बिलीव डैट वी कैन शेप आवर ओन फेट, और उसका बिलीव था कि हम लोग अपने कार्यों के द्वारा अपने कर्म से हमारा जो फेट है जो किस्मत है उसे शेप दे सकते हैं। और ये बात भी सही ही है कि हम लोग अपने कर्म के द्वारा अपने फेट को अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं, लेकिन हमारा कर्म भी धर्म के पक्ष में होना चाहिए। अगर हमारा कर्म धर्म के पक्ष में है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, फेट अच्छा होगा। लेकिन अगर आप अधर्म के पक्ष में जाकर के अपने कर्म के द्वारा शेप करना चाहेंगे अपने फेट को, अपने फ्यूचर को, तो जो फेट है वो आपके पक्ष में नहीं रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट थीम है हॉस्पिटैलिटी एंड ड्यूटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। युधिष्ठिरा होस्ट अ ग्रैंड सेरेमनी द राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर एक वहाँ पे राजसूय यज्ञ करा रहा था अपने असेंबली हॉल में। ही ट्रीट्स दैम विद ग्रेट रिस्पेक्ट शोइंग हॉस्पिटैलिटी, और वहाँ पे उसने जितने भी राजाओं को निमंत्रित किया होता है, जितने भी अपने रिलेटिव्स को, जितने भी मीन्स गेस्ट को वो वहाँ पे बुलाया हुआ होता है, उन लोगों का वो बहुत ही ज़्यादा आदर सम्मान करता है। As a king, Yudhishthira fulfills his duty to welcome guests and honor them
और एक किंग की तरह युधिष्ठिर फुलफिल करता है अपनी ड्यूटी को, सभी गेस्ट को वो ऑनर करता है रिगार्डलेस ऑफ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी वो अपने गेस्ट को अच्छे से उसका आदर सम्मान करता है। वहाँ पे कौरव भी इनवाइटेड, और पांडव और कौरव में बचपन से ही थोड़ा तनाव वाला रिश्ता था, लेकिन फिर भी जब युधिष्ठिर महल बना लिया है अपना मायावी महल में, जब वो राष्ट्रीय यज्ञ करा रहा था तो वहाँ पे कौरवों को भी इनविटेशन दिया था उसने, और पास्ट में उसके साथ जितना भी कलह कचकच हुआ था उन सबको भूल करके युधिष्ठिर और पांचों पांडव भी कौरवों का उसी आदर और सम्मान से वहाँ पे उन्हें बुलाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। दिस थीम shows द कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ड्यूटी इन द महाभारता। और ये थीम दिखाता है हमारी हमारी संस्कृति में क्या इम्पोर्टेंस है हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी भी यही चलता है ना, अतिथि देवो भव। इट एम्फेसाइजेस द रूलर्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट देयर गेस्ट वेल। और ये एम्फेसाइज करता है, ये थीम इस बात पर एम्फेसाइज करती है, जोर देती है कि एक रूलर से ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता था कि वो अपने गेस्ट का अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे। रिफ्लेक्टिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट ब्रिंग्स रिस्पेक्ट एंड स्ट्रेटन्स अलायंसेस। और अपने गेस्ट का अगर आप मान स्वागत करेंगे तो उनके साथ आपका संबंध और भी ज़्यादा मधुर बनेगा, अच्छा बनेगा। फिर हमारा अगला थीम है जस्टिस एंड इनजस्टिस। द रिस्ड डाइस गेम रिप्रेजेंट्स अ मेजर एक्ट ऑफ इनजस्टिस। तो वहाँ पे वो जो गेम था, वो जो धांधली चल रही थी उस डाइस गेम में, ये रिप्रेजेंट करती है एक मेजर एक्ट इनजस्टिस का। ये डाइस गेम ही एक बहुत ही बड़ा इनजस्टिस था पांडवों के साथ। युधिष्ठिर राइटियस किंग, युधिष्ठिर जो कि एक ऐसा किंग था जो हमेशा सही और गलत के बीच वो अंतर जानता था और हमेशा वो सत्य के मार्ग पर चलता था। वो लूज कर देता है अपना सब कुछ, हिज वेल्थ, किंगडम एंड इवन हिज फैमिली ड्यू टू दुर्योधना's चीटिंग। वो अपना वेल्थ, अपना किंगडम, अपना खुद का फैमिली, इवन द्रौपदी को भी वो वहाँ पे उस डाइस गेम में लूज कर देता है, क्योंकि दुर्योधन चीटिंग से खेल रहा था, शकुनी मामा के साथ षड्यंत्र रचा हुआ था उसने युधिष्ठिर के खिलाफ, पांचों पांडवों के खिलाफ। दिस अनफेयर गेम रिफ्लेक्ट्स द डार्क साइड ऑफ राइवलरी वेयर जस्टिस इज सैक्रिफाइस्ड फॉर पर्सनल गेन। और ये जो अनफेयर गेम था ये रिफ्लेक्ट करता है राइवलरी का डार्क साइड को, जहाँ पे जस्टिस को भी कई बार सेक्रीफाइस कर दिया जाता है किसी के पर्सनल गेन के लिए। तो युधिष्ठिर के पर्सनल गेन के लिए यहाँ पे जो न्याय होना चाहिए था पांडवों के साथ वो नहीं हुआ। This theme of justice and injustice is crucial to the Mahabharata as it drives the Pandavas' later quest to reclaim their rights. तो यहाँ पे थीम है जस्टिस का, इनजस्टिस का, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, सिग्निफिकेंट है महाभारत में, क्योंकि यहाँ तो इनजस्टिस हुआ पांडवों के साथ में, उसके बाद से पांडवों का एक क्वेस्ट होता है, लालसा होता है कि वो अपने राइट्स को रिक्लेम करेंगे, जो कुछ भी दुर्योधन ने छीना था उनसे वो उन सब को वो गेन करेंगे। The unfair treatment of the Pandavas shows how justice, though often challenged, eventually finds a way to balance the scales. तो ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था पांडवों के साथ में, ये दिखाता है कि किस तरीके से जस्टिस को भी कई बार चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जो जस्टिस है वो इवेंचुअली अपना रास्ता खुद बना ही लेता है स्केल को बैलेंस करने के लिए। मीन्स पाप और पुण्य के स्केल को बैलेंस करने के लिए जस्टिस अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। उसके बाद हमारा अगला थीम है द इल्यूजन ऑफ वेल्थ एंड पावर। वेल्थ और पावर का इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है माया। द ग्रैंड असेंबली हॉल विथ इट्स इल्यूजन्स एंड इम्प्रेसिव डिजाइन रिप्रेजेंट्स द फ्लीटिंग नेचर ऑफ वेल्थ एंड पावर। तो वो जो ग्रैंड असेंबली हॉल है वहाँ पे कई सारे इल्यूजन्स थे, मायावी महल था, वहाँ पे माया बहुत ज़्यादा थी, और उसका जो इम्प्रेसिव डिज़ाइन था वो सब रिप्रेजेंट करता है कि वेल्थ और पावर का जो नेचर होता है वो फ्लीटिंग नेचर होता है। फ्लीटिंग नेचर का मतलब होता है कुछ ऐसा जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है और वो तुरंत चली जाती है, उसे कहते हैं फ्लीटिंग नेचर का।
तो ये जो वेल्थ एंड पावर होता है इसका भी नेचर कुछ ऐसा ही होता है, फ्लीटिंग नेचर होता है, ये ज़्यादा समय तक नहीं रुकती है। Duryodhana is dazzled by the wealth he sees, but this wealth quickly turns into a source of bitterness. दुर्योधन वो बहुत ही ज़्यादा डेजल्ट हो जाता है, वो हैरत में रह जाता है उस मायावी महल को देखकर, उस मायावी महल और उस इंद्रप्रस्थ नाम था दुर्योधन के साम्राज्य का। तो इंद्रप्रस्थ के समृद्धि को देख करके, उस मायावी महल को देख करके दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर यही वेल्थ जो है वो दुर्योधन तो पहले से ही चिढ़ा हुआ रहता ही था, लेकिन उसका जो बिटर संबंध था उसमें और भी ज़्यादा बिटरनेस ऐड हो जाता है इस माया को देख करके, इस वेल्थ एंड समृद्धि को देख करके दुर्योधन युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को अपना दुश्मन ही एकदम मानने लगता है। फिर हमारा अगला थीम है रिवेंज एंड रिजेंटमेंट। रिवेंज मीन्स बदला और रिजेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, फ्यूरियसनेस। Duryodhana's resentment after feeling humiliated in the assembly hall turns into a desire for revenge। तो दुर्योधन का जो गुस्सा है ह्यूमिलिएशन को फेस करने के बाद में वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और यही गुस्सा अब उसका परिवर्तित हो जाता है उसके बदला लेने के इच्छा में। His plan to humiliate the Pandavas through the dice game shows how resentment can lead to destructive actions। और उसका प्लान जो है कि वो पांडवों को भी ह्यूमिलिएट करेगा उस डाइस गेम के थ्रू, ये दिखाता है कि किस तरीके से किसी का गुस्सा लीड कर सकता है डिस्ट्रक्टिव एक्शंस को। This theme reveals the dangers of holding on to anger and the desire for revenge। और ये थीम रिवील करती है कि किस तरीके से कितना डेंजर हो सकता है एंगर को अपने में समाये रखना, और बदला के भावना को खुद में समाये रखना, मीन्स रिवेंज लेने का डिज़ायर करना कितना ज़्यादा खतरनाक, कितना डेंजरस हो सकता है। Duryodhana's inability to let go of his resentment causes him to take actions that not only harm others but also contribute to his own ruin। दुर्योधन इनएबल था, वो उसमें ये नेचर नहीं था कि जो हो रहा है उसे छोड़ दो, रहने दो, बाद में सब अच्छा होगा, ये नेचर नहीं था दुर्योधन में। वो इनएबल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, और उसका गुस्सा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। और दुर्योधन का यही रिजेंटमेंट काउज करता है उसके ऐसे एक्शंस को जो ना केवल दूसरों को हार्म करते हैं बल्कि खुद को भी वो नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। दुर्योधन एंड में खुद के डिस्ट्रक्शन का कारण खुद ही बन जाता है। उसके बाद है डेस्टिनी एंड कर्मा। डेस्टिनी मीन्स किस्मत, और कर्म आप लोगों को पता ही है। The events of the dice game and its consequences reflect the theme of karma, where actions lead to specific outcomes। तो इवेंट्स जो थे डाइस गेम के और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो रिफ्लेक्ट करते हैं कर्मा के थीम को, जहाँ पे एक्शंस जो है वो लीड करते हैं स्पेसिफिक आउटकम्स को। मीन्स आप जैसे कर्म करेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग आउटकम्स मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेंगे। Yudhishthira's decision to participate in the game despite knowing the risk result in severe consequences for him and his family। तो दुर्योधन ये तो जानता था कि वहाँ पे उस गेम में पार्टिसिपेट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है और उस गेम में वो पार्टिसिपेट करता है, जिसका उसे काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, ना कि सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए। Duryodhana's jealousy and deceit also set the stage for his own downfall। और दुर्योधन का jealousy और उसका धोखा वो स्टेज को सेट करता है उसके खुद के डाउनफॉल के लिए भी। This theme illustrates the idea that people's actions determine their future। और ये थीम इल्यूस्ट्रेट करती है, डिफाइन करती है कि पीपल के जो एक्शन होते हैं वो डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं उसके फ्यूचर को। द कैरेक्टर्स चॉइस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। और कैरेक्टर्स का जो चॉइस होता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, जो दिखाता है डेट डेस्टिनी ऑफन वर्क्स थ्रू द मॉरल एंड इमोरल एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। डेस्टिनी भी वैसे ही वर्क करती है जैसे
लोगों के कर्म होते हैं। जैसे अगर कोई इमोरल एक्ट करेगा या फिर कोई मॉरल एक्ट करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसे उस इंडिविजुअल को उसका डेस्टिनी, उसके फ्यूचर को सेव करेगी, उसी के अकॉर्डिंग उसका कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे उसे, अपने उसके कर्म के अनुसार ही उसे बाद में अंत में फल मिलेगा। इसके बाद हमारा अगला थीम है द रोल ऑफ वुमेन एंड ऑनर। ये हमारा लास्ट थीम है। द्रौपदी द वाइफ ऑफ पांडवास इज treated as a beggar in the dice and is humiliated when Yudhishthira loses her। तो द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी उसे ट्रीट किया गया था एक वैगर के जैसे। वैगर का मतलब होता है दाव। द्रौपदी को भी युधिष्ठिर ने दाव में लगाया था और उससे पूछा भी नहीं था उसने कि क्या उसे दाव में लगाना चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाता है डाइस गेम में, तो उसके बाद द्रौपदी का बहुत ही ह्यूमिलिएशन होता है उस सभा में। बहुत ही मिसबिहेव किया जाता है कौरवों के द्वारा, स्पेशली दुशासन जो सेकंड था 100 कौरवों में से, और दुर्योधन, ये दोनों मिलकर के ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हैं द्रौपदी को। यद्यपि द्रौपदी क्वीन थी, द्रौपदी हैज नो से इन हर ओन फेट। द्रौपदी का भी अपने फेट में कोई कंट्रोल नहीं था। रिफ्लेक्टिंग द लिमिटेड पावर एंड रिस्पेक्ट वुमेन ऑफन हैड। तो वैसे तो द्रौपदी क्वीन थी, लेकिन उसका भी अपने फेट में कोई कंट्रोल नहीं था, और उसका वहाँ पे जब युधिष्ठिर द्रौपदी को उस डाइस गेम में दाव पर लगाने से पहले उससे नहीं पूछता है, तो ये चीज़ दिखाता है कि वहाँ पे उस टाइम पर भी वुमेन का उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया गया था। वहाँ पे उसका भी वुमेन का जो पावर था वो लिमिटेड था। However, she bravely questions the men around her, demanding justice for the wrong done to her। लेकिन बाद में द्रौपदी जो है वो बहुत ही बहादुरी से क्वेश्चन करती है सभी लोगों से, वहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है उस राजसभा में, उन सब से वो क्वेश्चन करती है और डिमांड करती है खुद के लिए जस्टिस को, और जो गलत हुआ था उसके साथ उसके लिए वो जस्टिस का डिमांड करती है। दिस थीम शोज हाउ अ वुमेन्स ऑनर इज ऑफन कंट्रोल्ड बाय द मैन इन हर लाइफ। ये थीम दिखाता है कि किस तरीके से वुमेन का जो ऑनर है उसे कई बार कंट्रोल किया जाता था मैन के हाथों के द्वारा। Draupadi's treatment is a deep injustice, and her courage to demand respect makes her a powerful symbol in the epic। द्रौपदी के साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया था, जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया था उस राजसभा में, वो उसके साथ बहुत ही गहरा अन्याय हुआ था। और हर करेज टू डिमांड रिस्पेक्ट मेक्स हर अ पावरफुल सिंबल इन द एपिक। और जिस करेज के साथ द्रौपदी डिमांड करती है खुद के रिस्पेक्ट के लिए और जस्टिस के लिए, ये उसे एक पावरफुल सिंबल बनाते हैं इस एपिक में। और यहाँ पे हमारा आता है कंक्लूजन लास्ट में। Chapter 2 The Assembly Hall is an important part of the Mahabharata because it sets up the big conflict between the Pandavas and Kauravas। तो ये जो चैप्टर 2 है द असेंबली हॉल, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है महाभारत का, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार होता है। कॉन्फ्लिक्ट कौरवों और पांडवों के बीच कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार होता है यहाँ से। Each theme in this chapter, like jealousy, respect, and the role of fate, teaches lessons about life and family। और यहाँ पे जो भी themes सिखाए गए हैं, jealousy के, respect के, and रोल फेट का क्या रोल होता है, ये सारे थीम ये हमें लेसन देते हैं हमारे लाइफ के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। द चैप्टर shows how jealousy, pride, and revenge can lead to problems and warns us about how fragile relationships can be। ये चैप्टर दिखाता है कि किस तरीके से जेलेसी और प्राइड एंड रिवेंज ये तीनों लीड करते हैं प्रॉब्लम्स को। और इसके साथ ही ये चैप्टर हमें वार्न करती है कि कितना फ्रेजाइल हो सकता है हमारा रिलेशनशिप। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। अगर किसी के लिए हेट्रेड या फिर जेलेसी है तो वैसा रिलेशनशिप कभी नहीं टिकने वाला, वो एक फ्रेजाइल रिलेशनशिप है। Overall, it teaches that destiny and choices shape people's lives and relationship। और ओवरऑल हम लोग बात करें तो ये हमें सिखाता है कि डेस्टिनी और हमारा खुद का चॉइस ये दोनों शेप करता है हमारे लाइफ को और हमारे रिलेशनशिप्स को। वैसे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिली हो। और इस नोट्स को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और मेरी टेलीग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी KK_तिवारी। एंड अगर आपको कुछ पूछना हो
या फिर मुझे कुछ मैसेज देना हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।